2018 का डेटा है, अभी ऑफकोर्स इट विल इंक्रीज बाय 30-40%। तब यूएस हेल्थ केयर को सिर्फ मेडिकेशन मतलब नॉन अटेरेंस के हिसाब से उनका लॉस हो रहा था $42 बिलियन। मतलब एन्युअली $42 बिलियन लॉस, सिर्फ लोग दवाई टाइम से नहीं ले रहे। उसमें उनका लॉस क्यों हो रहा है कुछ? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दवाई बेचनी है, मैं ड्रग कंपनी हूँ, मैंने दवाई बेच दी है, आपने खरीद ली है, तो इसमें किसी को नुकसान क्यों हो रहा है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी के इस नए एपिसोड में, पावर्ड बाय यूनिसिंग एंजल्स। आई एम श्योर कि आपका कोई ना कोई एक ऐसा प्रियजन या ऐसा कोई रिश्तेदार होगा जो दवाई खाना भूल जाता है और उस वजह से उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है और उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। अगर आप मेरे इस बताए हुए प्रॉब्लम से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो शायद आज के जो स्टार्टअप फाउंडर हैं वो आपके इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ कुश प्रजापति, जो कि को फाउंडर रेडिसिन मेडिसोल के। चलिए शुरू करते हैं। हाय कुश, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय मनोज, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सो कुछ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, मी बीइंग द फाउंडर माई सेल्फ, जितने मैं फाउंडर्स फ्रेंड्स को जानता हूँ, हम लोगों के जब भी दिमाग में स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया आता है ना, तो हम लोग बेसिक आसपास के आइडियाज़ देखते हैं। D2C देख लेंगे, फैंटेसी गेमिंग हो सकता है, सैस हो सकता है, कोई सेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट मेडिसिन इज नॉट द फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आता है अनटिल अनलेस कि हमारे आसपास में ऐसी कोई कंडीशन हुई हो। सो आई एम वेरी, मतलब मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि फॉर यू ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वाई मेडिसिन, मतलब बैक स्टोरी क्या है? राइट। सो मेडिसिन, वाई मैंने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया था, तो आई थिंक जनरली फाउंडर्स का दो पर्सपेक्टिव होता है। एक तो प्रॉब्लम उन्होंने खुद को फेस किया है, और सेकेंड इज कि वो बिगर प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। बड़ा मार्केट। तो फिर मेरे लिए ये था कि सैडली वन ऑफ द आंट, उनको कैंसर हुआ था, एंड ड्यूरिंग हर ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारे पास 2 कैरेटेकर्स थे, एंड स्टिल इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ वेरी सिंपल थिंग कि उनको दवाई टाइम पे देना है। अच्छा। एंड सो इनिशियल थॉट वाज कि जब ठीक है मार्केट में कोई डिवाइस मिलेगा, डिवाइस ला लूंगा एंड आई विल गिव इट टू हर फॉर द बाइफिकेशन ऑफ द मेडिसिन, और मेडिसिन टाइम पे देने के लिए। बट सरप्राइजिंगली मुझे फाइंड ही नहीं किया मैंने कोई डिवाइस को। मतलब आपको मिला ही नहीं? वो नॉर्मल वो मंडे ट्यूसडे वाला होता है। हाँ, मैं वही मतलब वो होता है ना बॉक्स, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? सो सेम थॉट कि मैंने सोचा कि मंडे ट्यूसडे वाला लाता हूँ। देन हमने ले भी लिया था, हम उसमें दवाई भी रख रहे थे। जो प्लास्टिक का बॉक्स आता है, हाँ, जिसमें या तो मंडे ट्यूसडे लिखा होता है या Day 1 Day 2 Day 3 जो लिखा होता है, तो हमने वही यूज किया था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि वन ऑफ जो डॉक्टर हु वाज लुकिंग आफ्टर हर, ही इज वो फ्रेंड है हमारा, तो घर पे आया था एंड ही टोल्ड मी कि कुछ नोबडी शुड यूज दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ये डॉक्टर ने बताया। उन्होंने बताया कि मैंने आप पूछा कि भाई व्हाई, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर यूजिंग, वो यूज कर रहे हैं ये सब। आई थिंक ऑनलाइन पे मार्केट प्लेसेस पे इतना धड़ल्ले से बिक रहा है। True. दुकानों में अवेलेबल है। इनफैक्ट अगेन मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, कुछ लोग तो खुद मेरे, अगेन वो मेडिकल फील्ड में है, थोड़े से फ्रेंड्स हैं, लाइक इसको क्या यार, एक डब्बा यूज करो ना, आप अपने पेरेंट्स को बता दो, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। राइट। सो इसमें क्या होता है, अगर आप स्टोरेज इस तरह से करते हो कि नॉर्मल प्लास्टिक बॉक्स में सभी मेडिसिन का स्ट्रिप रखते हो, इट्स गुड कि दैट इज वो अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन वो छोटे डब्बे में क्या करना पड़ता है कि मेडिसिन आपको स्ट्रिप से निकालनी पड़ती है इंडिविजुअली। देन आप सब डब्बे में रखोगे एक साथ 4-5 मेडिसिन, उसकी पैकेजिंग निकाल के। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि एक मेडिकल टर्म है कॉल्ड ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। मतलब आप 2 से 3 दवाई जो सिमिलर नहीं है उनको साथ में रखते हो, तो उसकी वजह से दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ रिएक्शन उनके खुद के साथ, मेडिसिन के एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों के कॉम्पोजिशंस अलग हो सकते हैं, दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। राइट। एंड इंडियन एनवायरमेंट में इंडियन एनवायरमेंट कंडीशन भी ऐसी है कि वो बाहर नहीं रखनी चाहिए। दैट इज वाई कि पैकेजिंग में देते हैं इंडिया में, जो फॉरेन में होते हैं वहाँ पे बॉटल स्ट्रक्चर में मेडिसिन आती है सभी कोई। तो मैंने दोस्त को पूछा कि देन क्यों यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने बताया कि ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। दूसरा कि इसकी वजह से ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, उससे भी ज़्यादा कि अगर कुछ एडवर्स रिएक्शन हो गया ड्रग्स के बीच में, तो जो भी पेशेंट्स कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज कार्डियक एंड कैंसर पेशेंट्स जो भी होंगे उनका इम्यूनिटी विल बी वेरी लेस व्हेन देयर ट्रीटमेंट जब चल रहा होगा तब। तो उस टाइम पे एडवर्स रिएक्शन की वजह से उनको इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने बोला कि यार मैं सभी मेडिकल स्टोर में गया, वहाँ पे यही मिलता है, एंड दे आर लाइक हम नहीं बोलते पेशेंट को, बट स्टिल पेशेंट का इजी रेस रहता है। दूसरा इन इंडिया
प्राइस इज समथिंग, हमें लगता है कि 100 रुपए का डब्बा है, ले लेते हैं, इट विल सॉल्व द इश्यू। 100%। हम हाँ। मतलब इंडिया इज अ प्राइस Price कॉन्शियस sensitive, मार्केट, प्राइस right. सेंसिटिव है ही है। हाँ, तो सेकंड थॉट आया थी कि ठीक है कोई बात नहीं, हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन, मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन ओके। कि जो याद कराए केयर टेकर को कि कौन सी दवाई देनी है कौन से टाइम पे। लेकिन एप्लीकेशन यूज किया तो एक दो वीक के लिए सब लोग दे रहे थे टाइम पे, लेकिन वो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आफ्टर सर्टेन टाइम हम स्वाइप राइट कर देंगे, लाइक सेम वे वी स्नूज और अलार्म कि अगर हमें नहीं उठना तो वी वोंट, वी जस्ट सिंपली स्वाइप स्नूज एंड विल स्लीप अगेन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि द सेम थिंग स्टार्टेड रिपीटिंग कि केयर टेकर्स वर क्या कर रहे थे, अगर वो बिजी है वो स्नूज कर देंगे एप्लीकेशन को और हमें पता ही नहीं चलता कि दवाई ली या नहीं ली। हमें तब पता चलता था जब आफ्टर फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 दिन का मेडिसिन बाय किया, परचेस किया हुआ है, तो आइडियली 10 दिन के बाद सब भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम जब बॉक्स मतलब स्ट्रिप देखते थे तो उसमें 2 या 2 मेडिसिन रहती रहती थी। बिकॉज दे स्किप हो जाती थी देने के लिए। तो दैट टाइम आई वाज लाइक अच्छा, इनिशियल थॉट वाज कि जस्ट टॉक विद पीपल। तो जो इनिशियल नेटवर्क में डॉक्टर्स केयर टेकर्स थे सबके बात किया। इनफैक्ट आई मेट ऑलमोस्ट 150-200 लोगों से मिला, पेशेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चल रहा है। एंड तब मुझे पता चला कि मेडिकेशन एरर, सो इसको मेडिकेशन एरर बोलते हैं कि टाइम पे दवाई नहीं लेते लोग। वो इवन WHO ने बोला इट्स अ 3rd ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी चैलेंज, मतलब इट्स अ सुपर सीवियर कंडीशन अक्रॉस ग्लोब। सो आई थॉट कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट आई फेल्ट वेरी पैशनेट अबाउट, मुझे लगा कि मुझे ये सॉल्व करना ही है। एंड उसके बाद डिसाइड किया कि लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस। तो आई थिंक ये पूरी कहानी शुरू हुई जो आपने बताया कि घर में किसी को मेडिकल का था एंड आपने जब अंदर अंदर बात करना शुरू किया तो आपको समझ में आया कि मेडिसिन को भूलना एक इज अ वेरी बेसिक थिंग एंड दैट्स हाउ रेडिसिन मेडिसिन। राइट। अब आपने जो प्रॉब्लम आपने WHO की जो अभी आपने यू स्टेटेड अ फैक्ट, राइट। WHO ने तो एक अपना, क्योंकि WHO का तो उनका तो मतलब यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दे टॉक अबाउट हेल्थ, राइट। बट आई एम श्योर कि आपने भी काफी रिसर्च करी होगी बिफोर गेटिंग इनटू दिस। राइट। हाउ बिग इज द प्रॉब्लम? सो बड़ा दिखाने के लिए आई जस्ट टॉक अबाउट नंबर्स इनिशियली कि एंड यूएस हेल्थ केयर इज वन ऑफ द वन कि जहाँ पे बहुत सारे डेटा अवेलेबल है कंपेयर टू अदर इंडिया सभी जगह पे। तो यूएस हेल्थ केयर में एन्युअली वो लोग स्पेंड करते हैं $528 बिलियन ऑन द नॉन ऑप्टिमाइज मेडिकेशन थेरेपी। मतलब उनका जो ऑलरेडी हेल्थ केयर का बजट है उसमें से 40-50% का बजट सिर्फ इसके लिए यूज होता है मेडिकेशंस के अराउंड $528 बिलियन सिर्फ ताकि ये दवाइयाँ टाइम से उसके रिलेटेड उसके अराउंड उसमें से भी 2018 का डेटा है, अभी ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज बाय 30-40%। तब यूएस हेल्थ केयर को सिर्फ मेडिकेशन मतलब नॉन अडेरेंस के हिसाब से उनका लॉस हो रहा था $42 बिलियन। मतलब एन्युअली $42 बिलियन लॉस, सिर्फ लोग दवाई टाइम से नहीं ले रहे। उसमें उनका लॉस क्यों हो रहा है कुछ? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दवाई बेचनी है, मैं ड्रग कंपनी हूँ, मैंने दवाई बेच दी है, आपने खरीद ली है, तो इसमें किसी को नुकसान क्यों हो रहा है? राइट। सो इंश्योरेंस प्ले, तो यूएस में क्या है कि सभी का एवरी मेजोरिटी लोगों का जो है इंश्योरेंस हेल्थ केयर है वो इंश्योरेंस से कवर होता है। करेक्ट। तो उससे क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल की दवाई इंश्योरेंस कंपनी को हैव टू पे फॉर योर मेडिसिन, जी आपका ट्रीटमेंट के लिए भी पे करना पड़ता है, सबके लिए दे हैव टू पे। तो अनदर स्टेटिस्टिक्स यूएस हेल्थ केयर में अडेरेंस के हिसाब से ये है कि आउट ऑफ एवरी $9 दे स्पेंड ऑन द हेल्थ केयर, उसमें से $1 का लॉस होता है सिर्फ दवाई नहीं लेने से। जो $9 वो लोग हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं, $1 हर 9 में से एक वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट। और दूसरा रीजन है कि जो 30-50% क्रोनिक डिजीज पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट फेलियर्स इसके लिए होता है कि वो दवाई टाइम पे नहीं लेते। अभी ट्रीटमेंट फेलियर्स हुआ जिसमें से उसको हॉस्पिटल से फिर से रीएडमिट होना पड़ेगा। तो रीएडमिट की वजह से उनका कॉस्ट आ रहा है रफली अराउंड $150,000-$250,000 पर पेशेंट्स रीएडमिशन के हिसाब से। तो जब सीवियरिटी है वो बहुत ही बड़ी है। तो हमने जब स्टार्ट किया तो पहले यही था कि अच्छा यूएस का भी स्टडी की बिकॉज उनका स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल था। देन हमें लगा कि अच्छा इंडिया के लिए क्या है। तो इंडिया के लिए मेडिकल एरर जो है तो वो एस्टिमेशन नंबर जो है वो है कि इंडिया में एवरी ईयर 50 मिलियन मेडिकल एरर होते ही है। मेडिकल एरर यानी मतलब पार्ट ऑफ मेडिकल एरर में ऐसा होता है कि इट्स पार्ट ऑफ 3 वर्टिकल्स। फर्स्ट पहला पार्ट ये है कि आपको अच्छे से ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, मतलब डॉक्टर्स जो भी है
अच्छी तरह से देखा नहीं आपका डिजीज वगैरह। सेकेंड ये है कि प्रिस्क्रिप्शन ठीक से नहीं हुआ, कि बहुत ही पैरामीटर्स है कि डॉक्टर्स का स्किल सेट नहीं था अदरवाइज, और उन्हें समझा नहीं डिजीज को। हाँ, एंड डायग्नोस नहीं किया ढंग से। और थर्ड है कि ये मेडिकेशन अडेरेंस के हिसाब से कि पेशेंट्स दवाई नहीं लेते। तो 50 मिलियन केसेस आर अकरिंग इन इंडिया एनुअली। मेडिकल एडहेरेंस यानी दवाई पे टाइम पे दवाई ना लेना। अडेरेंस, हाँ, मतलब सिंपल वे में ये कि दवाई टाइम पे नहीं लेते। तो जब हमने ये स्टडी किया, अभी इंडिया में क्या है कि प्राइवेट इंश्योरेंस एंड प्लेयर्स आर मतलब वेरी मच, और इंश्योरेंस का अमाउंट भी इतना नहीं है कि दे कैन टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स जर्नी। हाँ, आई थिंक इंडिया में जितना हेल्थ इंश्योरेंस मेरा खुद का है, जितना मैं समझता हूँ कि आपको अगर जब तक आप एक रात के लिए भर्ती नहीं होते हो, अगर आप एडमिट नहीं हो रहे हो हॉस्पिटल में, तब तक इंश्योरेंस डजंट कम इनटू प्ले। राइट, आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। एंड कॉन्ट्ररी अब्रॉड में ये है, बीइंग इन सिंगापुर पहले, कि वहाँ पर आप अपना जीपी जनरल प्रैक्टिशनर भी आपका कवर होता है। आप अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो भी आपका कवर्ड है। राइट। उसकी वजह से ही ऐसा है कि इंडिया में इतना हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर नहीं है इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर नहीं है, इंश्योरेंस का नॉर्मल आदमी का तो नॉर्मल का। सो इंडिया में प्राइवेट ज्यादा है कंपेयर टू इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंडिचर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया के कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि कोई स्टडी करे। तो लेकिन कोविड के बाद इसका स्टडी बहुत इंक्रीज हो गया है। नाउ रिसेंट रिपोर्ट है कि इंडिया में एस्टिमेशन जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उसका एस्टिमेशन है कि 150 मिलियन तक पहुंचने का चांसेस है। नाउ 150 मिलियन, वो आप काउंट बता रहे हो? हाँ, काउंट, दे विल रीच उतने लेवल पे पहुंच जाएंगे डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये सब इसकी वजह से नाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ओके, हम अडेरेंस को सीरियसली नहीं लेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। सो अगेन दो रिसेंट केस स्टडी फैमिली में ही के एक वन ऑफ द अंकल को हाइपरटेंशन था, शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा था कभी कभी, 3-4 साल पहले की बात है। एज यूजुअल डॉक्टर से बताया, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। डायबिटिक और हाइपरटेंशन के लिए उनको 1 या 2 मेडिकेशन फॉर एवरी डे रेगुलरली लेना ही पड़ता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हम के 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो मतलब अभी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने दे स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन। लेकिन उसके लिए क्या, सैडली जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक ही वाज जस्ट वर्किंग रैंडमली, नथिंग एट अ फार्म हाउस, कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं था। ही वाज वर्किंग जस्ट प्लांटिंग अ ट्री एंड ऑल, ही गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक एंड विदाउट अ सिंगल सिम्टम। कि ऐसा भी नहीं था कि एक आधे घंटे पहले कुछ ही फील अनकंफर्टेबल इन द बॉडी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। he got a brain stroke and the fortunate thing was कि the workers were there so they identify and सभी उनको हॉस्पिटल में ले गए तुरंत ही। एंड पहुंचे तो डॉक्टर ने यही बोला कि जब बात हुआ आफ्टर ट्रीटमेंट जी, कि डॉक्टर ने यही बोला कि नाउ द हेल्थ केयर में जो भी एडमिशन की वजह से और कपल ऑफ मंथ का जो बेड रेस्ट होगा, तो वी वुड बी लूजिंग रफली अराउंड मतलब 10-15 लाख का इजीली खर्चा हो ही जाएगा इजीली। उसकी जगह अगर सिंपल है कि अगर 1 दवाई या 2 दवाई हर रोज सिर्फ लिया होता टाइम से, लाइक, और अगर आप देखें तो दवाई का कॉस्ट इतना नहीं हुआ होता अब तक का जितना एक टाइम पे खत्म हो। और नाउ उससे भी अलग कि उससे भी डिफिकल्ट कि इट्स अ वेरी सीवियर कंडीशन। कि फॉर्चुनेट थे कि अच्छा डिटेक्ट हो गया, तुरंत ट्रीटमेंट मिल गया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन मच मोर सीवियर कंडीशन। मतलब कंडीशन बद से बदतर सिर्फ इसीलिए हुई कि हमने टाइम पे दवा ना ली। राइट। और आपने वो जो उसके पहले भी जो यूएस वाला भी बताया, अगेन मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूँ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कि वहाँ पे 9 में से $1 इसलिए वेस्ट हो रहा है या यूएस का पैसा इसलिए ज़्यादा जा रहा है क्योंकि दवाई लेने के बाद मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया। राइट। अब वो भर्ती होगा या एडमिट होगा हॉस्पिटल में, तो वो खर्चा है गवर्नमेंट का, राइट, जो आराम से बचाया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट भी पुश कर रही है दोनों तरफ से, सिर्फ यूएस की नहीं, इंडिया की भी, क्या टाइम से दवाई ले लो, राइट, ताकि मेडिकल सिस्टम जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, स्पेशली हमारी इंडिया जैसी कंट्री में जो कि अभी भी ग्रोइंग स्टेज में, राइट, उसके वो लोड कम किया जा सकता है सिर्फ दवाइयाँ टाइम से लेकर। इंडिया का भी अगर रिसेंट एग्जांपल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत एग्रेसिवली वर्क करे टीबी पेशेंट्स के लिए, मतलब उनका प्लान है कि 2030 तक उसको इरेडिकेट करना है टीबी पेशेंट्स को। जी जी जी, बहुत सारे इनिशिएटिव है कि डॉट्स 99, उसके अलावा कोई टीबी पेशेंट्स होगा उसका सभी मेडिसिन कॉस्ट कवर होगा, उनके घर पे ट्रीटमेंट मिलेगा, उनका एवरीथिंग बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट सपोर्टेड है। लेकिन सरप्राइजिंगली स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग। लाइक गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया कि डॉट्स 99 में कि दवाई देते हैं पेशेंट्स को, तो अभी क्या स्ट्रक्चर है कि जो दवाई का बॉक्स होगा उसमें से जब पेशेंट्स दवाई लेता है तो उसमें एक नंबर होता है, आपको उसमें मिस कॉल देना है।
तो बेसिकली डॉक्टर्स विल सॉरी द गवर्नमेंट विल नो कि आपने दवाई ले ली है, अच्छा, सिर्फ आपको दवा खा के एक मिस कॉल कर मिस कॉल देना देना है। जी। और ये सब मैनेज करती है जो पेशेंट्स को, आशा वर्कर्स जो डिप्लॉयड है हाँ। अक्रॉस इंडिया। तो पहले क्या था कि आशा वर्कर्स घर घर पे जाके दवाई देती थी, खुद ही देकर आती थी। बट वो क्या हुआ कि बहुत सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर वाज इन्वॉल्व, उसके भी बड़ा एफिशिएंसी नहीं रहा था, स्केलेबल भी नहीं था। बिकॉज एक आशा वर्कर अगर एक विलेज में है तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा मैन पावर चाहिए होगा पर इंडिया के लिए। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने ट्राई किया ये DOTS99 का प्रोग्राम ऐड करने के लिए। एंड अगर पेशेंट्स का मिस कॉल नहीं जाता 1 या 2 दिन, तो आशा वर्कर को कॉल करके पूछेगा कि दवाई ली थी या नहीं ली थी। जी। नाउ दिस क्या हो रहा है कि ये ट्रैकिंग का जो अल्टीमेटली व्हाट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया टीबी पेशेंट्स के लिए कि उनका रिकवरी या जल्दी मतलब ट्रीटमेंट प्रोसेस इसके लिए खत्म नहीं हो रहा कि वो दवाई टाइम पे ही नहीं टाइम पे नहीं ले रहा है। खत्म नहीं कर रहे, जो ले भी नहीं रहे खत्म भी नहीं कर रहे, जो 6 महीने का डोज है वो। और गवर्नमेंट दूसरे इंसेंटिव्स भी देती है कि अगर ट्रीटमेंट खत्म हो गई 6 महीने की तो गवर्नमेंट इवन पे देम 50,000 1 लाख। अच्छा, कैश इंसेंटिव भी दे वो रहे भी हैं? देती है तो भी नहीं ले रहे लोग? फिर भी नहीं। तो और दूसरा क्या कि सेम कि अगर एक टीबी पेशेंट भी इंडिया में रहेगा तो इट कैन मतलब बढ़ता रहेगा, वो स्प्रेड कर सकता है। स्प्रेड कर सकता है। तो गवर्नमेंट वांट टू इराडिकेट, लेकिन सैडली नहीं हो रहा। तो सेम इज नाउ कमिंग फॉर द HIV पेशेंट्स कि HIV पेशेंट्स आई गेस रफली अराउंड 15 लाख है अभी इंडिया में, जो गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से। हाँ, और उसमें भी सेम थिंग है कि एक रफ एस्टिमेशन है इन टर्म्स ऑफ कि कितना स्पेंड हो रहा है कि अगर 3 महीने या 6 महीने की जो दवाई का कॉस्ट है पर मंथ वो 5,000 के हिसाब से HIV पेशेंट्स के लिए 5,000 एक इंसान के लिए। अब उसको मल्टीप्लाई अगर 15 लाख करें अपन तो वो कॉस्ट नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अलावा अगर वो ठीक से नहीं लिया, मतलब 6 महीने का मतलब 3 महीने 6 महीने का कोर्स था प्रॉपर नहीं हुआ, तो उनको वाइल्स वगैरह देनी पड़ती है बिकॉज बढ़ गया होगा। तो उसका रफ एस्टिमेशन इज 17,000 पर पेशेंट। अगर वो भी नहीं हुआ तो फाइनल स्टेज का कॉस्ट है 32,000 रुपीज पर पेशेंट। और ये हर स्टेज पे कॉस्ट इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले स्टेज पे ध्यान नहीं दिया गया। राइट। तो वही है कि नाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। दूसरा केस जो रिसेंट अगेन कार्डिक पेशेंट की, कार्डिक पेशेंट्स को आप देखोगे जिसको माइनर एटिका है विच आर फॉर्चुनेट इनफ सीवियर नहीं हुआ, तो डॉक्टर उनको 1 या 2 ड्रग्स बोलेंगे कि आप एवरीडे लेना स्टार्ट कर दो। तो भी क्या होता है कि एवरीवन इज लाइक ठीक है मुझे नहीं लेना, कि आई एम फीलिंग गुड कि कुछ इशू नहीं है, मैं ठीक हूँ, और हमारे यहाँ तो स्टैंडर्ड है। और सिमिलर थिंग 30% ऑफ द टाइम वो जो सीवियर कार्डिक अरेस्ट होता है, सेकेंड टाइम हार्ट अटैक आता है, सिंपल रीजन दे कुड हैव एटलीस्ट अवॉइडेड, आई एम नॉट सेइंग प्रिवेंटेबल बट अवॉइडेड द कार्डिक किया जा सकता था, होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में। तो वो एक टर्म है विच इज कॉल्ड प्रिवेंटेबल डेथ। तो उसका एस्टिमेशन है ऐसा है कि यूएस में ऑलमोस्ट 100,000 से ज्यादा डेथ हो रहा है एन्युअली, जो प्रिवेंटेबल डेथ हो रहा है, जिनको बचाया जा सकता था। दिस इज फॉर श्योर नंबर, लाइक प्रिवेंटेबल डेथ मतलब ये फॉर श्योर बच ही जाते जब उनको मेडिसिन टाइम पे लिया होता। तो अडेरेंस के हिसाब से अम्ब्रेला में ही आते हैं सब। दैट नंबर इज ह्यूज। कुछ एक बात बताओ, अभी हम लोग ना आज सुबह की बात है, हम लोग कुछ मेडिसिन पे मेरा फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे और मैं थोड़ा शो ऑफ कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हमारे घर में हम लोग मेडिसिन नहीं लेते, राइट, है ना, लेकिन मैं आपसे अब क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आपके पास इसका जवाब होगा। मैं आज सुबह बात कर रहा था अपने फ्रेंड से और उसको शो ऑफ कर रहा था कि मेरी भी बेटी है, हम उसको तब तक दवाई नहीं देते जब तक एकदम एक्सट्रीम कुछ बीमार ना हो जाए, विथ अ माइंडसेट कि अगर हमने हर चीज़ के लिए दवाई दे दी तो इम्यूनिटी नहीं बनेगी। ये ऐसा हमें लगता है, right. और शायद इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि हर चीज़ के लिए दवाई नहीं लेते हैं, राइट, इम्यूनिटी नहीं बनेगी। कितना सही है ये अंडरस्टैंडिंग कितनी सही है? ओके, सो इसके लिए आंसर ऐसा रहेगा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई नो बट आई विल जस्ट सेम थॉट प्रोसेस सेम। मैंने किसी डॉक्टर के साथ बात भी किया था, होम्योपैथिक, आई एम अ फैन ऑफ आयुर्वेदा। अच्छा, मेरी फैमिली, तो हम आयुर्वेदिक लाइक दवाई ले गए जी। तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि भाई हम तो आयुर्वेदिक ले रहे हैं, लाइक ऑफकोर्स उनका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है कि तुरंत अफेक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला है कि लाइक, तो अगेन वेरी सरप्राइजिंग स्टेटिस्टिक कि इंडिया में नहीं सभी जगह पे, कि यूएस में क्या हो रहा है कि 50% जो लोग हैं वो अल्टरनेट थेरापी लाइक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ये दवाई नहीं लेते, लेनी वो क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई डिजीज कंडीशन है कि तो लेनी चाहिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, अदरवाइज खुद डॉक्टर बनना वुड बी डिफिकल्ट।
डिफिकल्ट या डेंजरस? both. So just give you an example कि again ये diabetic वाला thing, right? जी, कि जी। nowadays of course आपने भी देखा होगा कि अभी पहले ऐसा था कि 40-50 के बाद डायबिटीज आता था. हाँ। अभी 20 साल के लोग को डायबिटीज आ रहा है. Now अगेन सॉरी, आप उससे आगे बढ़ो. क्यों? इसलिए कि हम लोगों को सबको ये बोला जाता है कि तुम लोगों की लाइफस्टाइल खराब हो गई है. वो आई थिंक वो इट अफेक्ट्स, वो मेजर फैक्टर है. इट डज अफेक्ट क्योंकि लाइक सिमिलर थिंग है ना कि इवन मैं भी ये देखता हूँ कि जो मेरे लाइक ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है, अंकल आंटीज वगैरह है, वो बिलोंग्स टू विलेज, वो विलेज से बॉर्न बॉट अप हुआ है, अब स्टिल वहाँ पे रहते हैं. उनका इम्यूनिटी इज फार बेटर देन जो मेरा है. और सो रिसेंटली लाइक यस्टरडे जब सो हम यूएस का जो हम लाइक एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है, तो एक यूएस का हेल्थ केयर के वन ऑफ द यूनिकॉर्न फाउंडर, तो उनसे बात चल रहा था. तो ही वाज मेंशनिंग मी कि इंडिया के जो उनकी टीम है, तो मेजोरिटी पीपल आर नॉट एज हेल्दी इवन दो दे आर 35-40. मतलब ऑफ कोर्स सबका ऐसा है कि मुझे लाइक इडली खाना है, ये सब खाना है ब्रेकफास्ट में, हैवी ब्रेकफास्ट. लाइक कि और हम उस पर ही बात कर रहे थे, हम होटल में थे और मैंने बोला, और ही वाज वेरी इम्प्रेस कि यार यहाँ पे होटल में कितना अच्छा बुफे होता है कि लाइक जो भी चाहिए, लाइक डोसा वगैरह सब कुछ मिल जाता है, पाव भाजी एंड एवरीथिंग. हाँ, हमारे यहाँ तो हम तो होटल इसलिए चूज करते हैं कि सबसे अच्छा सुबह बुफे ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा. तो उसके लिए बात चल रहा था. और मैंने जब बोला कि हाँ, लेकिन मैं लास्ट ईयर जब यूके में था, मैंने बोला कि यूके में कुछ नहीं था कि लाइक हैश पोटैटो है या बीन्स वगैरह, वेरी लिमिटेड आइटम्स, और फीका फीका खाना लगता था. तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे अच्छा इंडिया. तभी उन्होंने बोला कि नो, द टेस्ट इज गुड इन इंडिया, बट जो लाइफस्टाइल अभी हो गया है कि अभी ऑफ कोर्स गुजरात में दारू नहीं है, बट जो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में जो लोग रात को हैवी खाना खाएंगे, दारू पिएंगे, सो जाएंगे. तो दिस द लाइफस्टाइल की वजह से उनके इतना डिजीज का चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि डिजीज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल. डाइट, ऑफ कोर्स डाइट इज समथिंग के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि लाइक चिल्ड्रन को देना चाहिए इम्यूनिटी के लिए, चिल्ड्रन एक बेसिक मतलब इट वाज अराउंड देयर, बट मैं इन जनरल समझना चाह रहा था. आई थिंक अगेन डिपेंड करता है कि लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए. कि फॉर एग्जांपल मैं दवाई अवॉइड करने से इम्यूनिटी नहीं बनेगी. लाइक योगा, मेडिटेशन है या सात्विक खाना है. हाँ. अगर मैं बर्गर ही खाता रहूंगा एंड आई विल होप कि मैं सभी ठीक है, तो नहीं होगा. एटलीस्ट सभी कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए. और एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि जो फैमिली डॉक्टर्स है, फिजिशियन है, उनसे स्टे इन टच. लाइक ऐसा नहीं लाइक कंप्लीटली अवॉइड, बिकॉज अभी कंडीशन क्या हो गई कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है. बिकॉज मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि जो लोग स्मोक नहीं करते उनको लाइक थ्रोट का कैंसर हो जाता है. लाइक तो यू नेवर नो कि ऐसा नहीं है कि राइट क्या थिंग है, बट अगेन द बेटर वुड बी कि डॉक्टर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स होना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि वी डोंट ऐसा ना हो कि कोई भी हमें डिटेक्शन एट द सीवियर लेवल, इतना ज्यादा लेवल पे चला जाए कि राइट. क्लियर. आई थिंक मुझे आई गेट योर आंसर कि सिर्फ दवाई दूर करने से इम्यूनिटी नहीं बनेगी. लाइफस्टाइल हो गई, एक्सरसाइजेस हो गई, एट द सेम टाइम बीइंग इन टच. आपका जो भी घर का कोई डॉक्टर है या जो भी है उसके साथ. गॉट इट, नाइस. कुछ आपने ना प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बताई कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे किया आपने आई थिंक प्रॉब्लम का इम्पैक्ट भी काफ़ी क्लियरली समझाया कि क्यों दवाई लेना ज़रूरी है और कैसे दवाई टाइम से लेने से बड़े प्रॉब्लम्स अवॉइड किए जा सकते हैं, बड़े खर्चे अवॉइड किए जा सकते हैं. बट आपने सॉल्यूशन कैसे सोचा? मतलब आपको क्यों लगा कि यही सॉल्यूशन होना चाहिए जो आप लोग कर रहे हो? प्रोडक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, बट आप वो सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे? जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो जब रिसर्च किया 150-200 लोगों के साथ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से बात किया, हेल्थ केयर स्टार्टअप फाउंडर से भी बात किया, बिकॉज दे आर इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री. तो उनको पता होगा कि कैसे मेंटालिटी है पेशेंट्स का और डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का. तो प्रॉब्लम का सिंपलिसिटी में पता चल गया कि लोग टाइम पे दवा नहीं ले रहे. लेकिन हमें उसके फिर फर्दर स्टडी की, उसमें से पता चला कि 69% ऑफ द टाइम पीपल भूल ही जाते लोग कि मुझे टाइम पे दवाई लेनी है. एंड एडिशनल जो परसेंटेज है उसमें ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो रहा है, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज दवाई नहीं है. तो हमने दो आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम कि एक तो दवाई भूल जाते लेना, दूसरा है कि ऑर्गेनाइजिंग कुछ प्रॉपर है नहीं. बिकॉज नॉर्मल प्लास्टिक डब्बा लोग यूज करे,
इज हार्मफुल फॉर पीपल। जी। दूसरा है सॉल्यूशन दैट पीपल यूज इन इंडिया इसके नॉर्मल का प्लास्टिक डब्बा जिसमें सभी दवाई का सब एक साथ ही रख देते हैं। स्ट्रिप रखा होगा। हाँ, हम सबके घर पे मेडिसिन बॉक्स होता है। एग्जैक्टली। तो दूसरा वो है। तो हमने 2 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए। जी। उसके बाद में रिसर्च स्टार्ट किया, तो हमने पहले से फिक्स था कि हमें ऐसा कुछ बनाना है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन ऐसा हो जो दवाई स्टोर भी करे, याद भी दिलाए, और जो बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है कि वो डेटा जनरेशन करे, बिकॉज अल्टीमेटली डेटा होना चाहिए कि दवाई की टाइम पे लिया या नहीं लिया। अच्छा, डेटा जनरेशन ऑफ कंजम्पशन कंजम्पशन, कि भाई लिया है नहीं लिया है, लिया है तो कितना फ्रीक्वेंटली लिया है, पूरा डेटा। राइट। तो ये 3 हमारे पिलर्स थे टू डेवलप अ सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे हमने कहा कि जो स्मार्ट पिल बॉक्स अवेलेबल थी इवन यूएस में से हमने ऑर्डर किए। इंडिया के जो नॉर्मल प्लास्टिक बॉक्स थे वो भी हमने स्टडी किया कि अच्छा साइज वगैरह क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने जो डिज़ाइन बनाया, तो वेरी फनी थिंग, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमने 7 कंपार्टमेंट सोचे थे। हाँ। कि मंडे ट्यूसडे डे Correct. 1 डे 2 ऐसा। फिर हमने सोचा कि यार सेम दवाई है तो क्यों अलग अलग कंपार्टमेंट में निकाल के रखे। तो इसके लिए ऐसा सॉल्यूशन डेवलप किया स्मार्ट पिल बॉक्स, जहाँ पे आप पूरा स्ट्रिप रख सकते हो टू अवॉइड डॉक्टर इंटरेक्शन। जी। सेकेंड की थ्रू एप्लीकेशन आप कोई भी टाइमिंग सेट कर सकते हो, मतलब कि दवाई आपको हर रोज चाहिए 4 टाइम अप टू 10 टाइम्स अ डे यू कैन एडिट एप्लीकेशन से। उसके अलावा कोई भी क्रॉनिक पेशेंट्स का ऐसा होता है कि पर्टिकुलर डेज में ही दवाई खानी है, लाइक मंडे थर्सडे ऐसा कुछ डेज इंटरवल में। ओके। तो वो भी हम एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हो। तीसरा था कि डेज इंटरवल, कि पार्किंसन पेशेंट है फॉर एग्जांपल, न्यूरो डिजीज के पेशेंट्स, उनको आफ्टर एवरी 4 और 5 डेज दवाई खानी रहती है, तो सिंपली ऐड हो सकते हैं एप्लीकेशन से। जी। तो हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन किया टू प्रोवाइड द बेस्ट आउटकम टू द पेशेंट। तो दिस इज हाउ वी थॉट कि हमें स्मार्ट पिल बॉक्स बनाना है जो हेल्प करे पेशेंट्स को दवाई स्टोर करने के लिए, पेशेंट्स को याद कराए दवाई देने के किस कौन सा टाइम पे लेनी है, और थर्ड है कि वो रिपोर्ट जनरेट करे कि दवाई टाइम पे लिया नहीं लिया। तो आपने ये 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए कि दवाई का स्टोर होना चाहिए, दवाई टाइम से लेनी चाहिए, और एक डेटा जनरेशन। डेटा जनरेशन किसके लिए है? आपके लिए, कंपनीज के लिए, या पेशेंट के लिए? सो तीनों के लिए। अच्छा। तीनों के लिए इसके लिए कि अगर बिकॉज हमारे लिए जब स्टार्ट किया तो हमारे लिए एक चीज़ वेरी क्लियर थी कि हमें ये पहला जो सोल्यूशन है हम क्रॉनिक पेशेंट्स होम केयर के लिए बना रहे कि जो घर पे ट्रीटमेंट पे है, लाइक एल्डरी पीपल के लिए सॉल्यूशन है। तो उसमें डेटा जनरेशन का बेनिफिट ये हो रहा है कि उनके जो रिलेटिव्स और केयरटेकर्स है, और इन सम केस उनके सन और डॉटर्स वो आर स्टेइंग अब्रॉड और आउट ऑफ द सिटी, दूसरे सिटी और स्टेट में, उनको जान सके कि उनके मम्मी पापा या दादा दादी टाइम पे दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और सो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम कि उनको पता चले कि उनके लिए डेटा है कि अच्छा आप ले रहे हो। दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा इसके लिए है कि हमें पता चले कि अच्छा डिवाइस का एफिशिएंसी है या नहीं है, बिकॉज हमने बना दिया बट वी डोंट, हमें पता तो चलना चाहिए कि अच्छा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हमारा डिवाइस यूज करने से पेशेंट्स का अडेरेंस 80% ज़्यादा नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि डिवाइस इज नॉट वर्किंग परफेक्टली। हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड जो है कंपनियों के लिए, तो द सेम थिंग कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट्स मतलब कार्डिक कैंसर पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली विजिट के लिए जाना होता है आफ्टर एवरी 3 months और 6 months डिपेंडिंग ऑन द डिजीज कंडीशन, तो वो जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स को मिलने के लिए, तो उनको पता चल सकता है कि अच्छा मेरे पेशेंट्स ने तो दवाई मैंने प्रिस्क्राइब की थी वो ले रहे हैं। बिकॉज क्या होगा कि अगर उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर चल रहा है उनका, और उनको पता ही नहीं रहेगा कि पेशेंट ने दवाई ली या नहीं ली, तो उनको एफिशिएंसी पता नहीं चलेगी कि अच्छा दवाई वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। बिजनेस में भी दूसरा है कि वी नो कि आफ्टर कपल ऑफ होपफुली सुपर सून बट कपल ऑफ ईयर्स इंश्योरेंस कंपनी में ये ऐड हो ही जाएगा सॉल्यूशन। तो वहाँ पे भी ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता चलना चाहिए ना कि, एंड दूसरा कि वो इंसेंटिव भी दे सकती है कि अच्छा आप डायबिटिक हो, आपका अडेरेंस 90% है, दैट्स ग्रेट, हैव अ गिफ्ट, और आपका प्रीमियम कम होगा। उनका बेनिफिट ये होगा कि पेशेंट्स का हेल्दी लाइफ ईयर्स इंक्रीज होगा, लेकिन उसके लिए डेटा चाहिए। Exactly. और वो डेटा आप लोग हेल्प कर रहे हो। राइट। तो दैट इज व्हाई कि अच्छा अल्टीमेटली स्टार्टअप में यू नीड सर्टेन थिंग्स वैल्यू। एग्जैक्टली, वो होता है ना, इसको आहा मोमेंट बोलते हैं अपन लोग कि आहा मोमेंट कहाँ से आएगा। राइट, तो डेटा इज द वन। गॉट इट। सो कुछ आपने ये 3 पिलर्स आइडेंटिफाई किए, इन 3 पिलर्स पे काम करना है। अब आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, अगर आप थोड़ा ब्रीफली बताओ। राइट। सो ये 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, मतलब अम्ब्रेला। जी। सो वी केम अप विद द स्मार्ट पिल बॉक्स। तो हमारा पिल बॉक्स ऐसे वर्क करता है कि
जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली आप स्ट्रिप रख सकते हो हमारे 5 कंपार्टमेंट में। अपने को दवाई निकालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिप रख सकते पूरे हो, की पूरी strip। पूरी स्ट्रिप किसी भी कंपार्टमेंट में। जी। डिवाइस खुद का ब्लूटूथ और वाईफाई टर्न ऑन करता है, तो मतलब जो नॉर्मल ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं उस तरह से, तो आपको डिवाइस कनेक्ट करना है डिवाइस अपने एप्लीकेशन के साथ। जस्ट एक वन टाइम प्रोसीजर ही है। तो एप्लीकेशन इसके लिए रखा है कि आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो ना आपकी मेडिकेशन का, कि रोज चाहिए, मेडिसिन का नाम क्या है, डोजेस कितने हैं, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी कितना है, वो आप सब ऐड कर सकते हो थ्रू एप्लीकेशन को, और डिवाइस विल रजिस्टर डेटा फॉर अप टू अ मंथ। तो एक बार डेटा डाल दिया, डिस्कनेक्ट द फोन, मोबाइल की जरूरत ही नहीं उसके बाद। अच्छा। डिवाइस विल स्टोर द डेटा एंड डिवाइस विल रिमाइंड पेशेंट्स की कौन सी दवाई लेनी है, जी। कौन से टाइम पे, जी। और उसका डेटा जनरेशन और होगा। ये 1 महीने के लिए? एक इजीली 1 महीने के लिए। और मुझे 1 महीने के बाद वापस उसको रीसेट करना पड़ेगा? नो, रीसेट करना नहीं पड़ेगा। सो 1 महीने के बाद क्या होगा कि वी विल आस्क यू कि आप एक कनेक्ट करो। उसका रीजन ये है कि अगर 1 महीने में कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो आप खुद को अवेयरनेस तो होना चाहिए ना, कि ठीक है मेडिसिन चेंज हुआ है या कितना हुआ है। तो दैट इज द रीजन कि हमें ऐसा करना है कि जहाँ पे पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे, ठीक है ये याद करेगा, ठीक है। डिवाइस विल रिमाइंड यू, बट एप्लीकेशन से फिर भी कनेक्ट करो। तो आपका जो डेटा है हम वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई अच्छा ओके अडेरेंस वगैरह आप कर रहे हो, कि मतलब अभी भी वही सेम डोजेज है, सब कुछ है, तो हर 30 डेज या हर 1 महीना जो बोल रहे हो उसमें आपको वापस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। और आपने बोला कि हम आपको बताएंगे, तो मतलब अपना डिवाइस पे कुछ नोटिफिकेशन आता है? राइट। सो डिवाइस में टोटल 3 ट्रिगर्स है। फर्स्ट है कि जो भी कंपार्टमेंट होगा उसमें एलईडी इंडिकेशन होगा कि अच्छा इस कंपार्टमेंट से दवाई चाहिए। दूसरा है बजिंग साउंड, वो इरिटेटिंग साउंड, सो दैट पेशेंट्स कैन गो एंड टेक द मेडिसिन। वो तब तक बंद नहीं हुए तब तक दवाई नहीं लेंगे। एंड थर्ड डिवाइस में डिस्प्ले है, ई पेपर डिस्प्ले, सो जहाँ पे पेशेंट्स नेम ऑफ द मेडिसिन, नंबर ऑफ डोजेस कैन रीड। उसके अलावा जो अडेरेंस रिपोर्ट होगा, मतलब कितनी बार दवाई टाइम पे लिया, कितनी बार नहीं लिया, वो डिस्प्ले पे ही आ जाएगा। सो दे कैन बी मच मोर कॉन्शियस कि अच्छा हमें दवाई भूल रहा हो फ्रीक्वेंसी, सो दे कैन बी मच मोर कॉन्शियस कि नहीं मुझे भी लेना ही पड़ेगा। आई थिंक वो खुद नहीं भी ले रहा है तो अगर घर में कोई उसका केयर टेकर है तो एटलीस्ट वो देख के बता सकता है कि यार आपको बोला गया था कि इस हफ्ते में 5 दवाई लेनी है और आपने नहीं ली है। राइट। कुछ आप रेडिसिन मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हो, जितना बना चुके हो, और बिकॉज मैं आपको थोड़े टाइम से जानता हूँ, विच इज़ गुड, कि जनरली स्टार्टअप्स में अर्ली डेज में सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट 2 रीज़न, एक क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, एंड सेकंड आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे हो। तो यू एंड रेडिसिन हैज़ बीन सपोर्टेड एट लॉट ऑफ प्लेसेस। अगर आप शेयर करो कि कहाँ-कहाँ से अच्छा सपोर्ट मिला है। रीज़न आई एम आस्किंग यू दिस, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हम लोग शुरू करने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है और किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टार्टअप फाउंडर, राइट, जिसको ये क्लैरिटी चाहिए कि यार सपोर्ट मिलता है कैसे, सपोर्ट होता क्या है। तो इसलिए मैं वो टर्म्स भी आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि कौन से सपोर्ट आपको मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े कि जब से आपने शुरू किया उस जर्नी में। मुझे ऑलवेज लगता है कि कोई भी स्टार्टअप के लिए इजीली वो 20 से 30 लाख रुपए गवर्नमेंट सपोर्ट ले ही सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के SISF है, निधि के प्रोग्राम्स है, जहाँ पे ऐसे भी प्रोग्राम्स है जहाँ पे स्टूडेंट फाउंडर्स है, गवर्नमेंट उनको 30,000 रुपीज अ मंथ देती है फॉर अ ईयर टू डेवलप आइडिया टू अ नेक्स्ट लेवल, मतलब बेसिक आइडिया। उसके बाद गवर्नमेंट विल गिव यू 10 लाख रुपीज टू हैव अ डेमो वर्जन। उसके बाद 30 से 50 लाख रुपीज एज अ सीड इन्वेस्टमेंट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। और SISF रिसेंटली जो सीड सपोर्ट असिस्टेंट स्कीम है, वहाँ पे वन गेट 20 lakhs का ग्रांट और इस 50 lakhs का कन्वर्टेबल डेट या नोट्स में इन्वेस्टमेंट। और ये बता, आपसे सुन के सही क्यों लग रहा है? अगर मुझे कोई ये गवर्नमेंट ऑफिसर बोल रहा होता ना, या कोई इंक्यूबेशन का कोई CEO अगर मुझे बता रहा होता ना, तो मुझे शायद इतना कन्विक्शन नहीं आता। राइट। बट एज अ फाउंडर आप मुझे बता रहे हो, पहला बीइंग अ फाउंडर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दूसरा मुझे पता है कि यू हैव बीन थ्रू दिस ग्रांट्स। राइट। इनमें से कुछ ग्रांट्स आपको मिली हैं। राइट। इसीलिए मुझे कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं यार कुछ बता रहा है ना, तो ये सही है। और वही रीजन है कि मैंने आपसे पूछा है कि ताकि मतलब हम सारे फाउंडर्स को, बहुत लोगों को ये सवाल आता है कि यार ग्रांट क्यों नहीं मिल रही। सो उसके हिसाब लाइक क्या होता है कि ग्रांट इज समथिंग लाइक इंटरव्यू, कि आप 15 जगह पे दोगे इंटरव्यू, एक जगह पे सिलेक्ट हो गए। लेकिन वन थिंग दैट सब लोग मिस कर रहे हैं कि दे आर नॉट पुटिंग टाइम एंड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड कि ग्रांट किसके लिए दे रहे हैं। हाँ, लाइक अगर वो हार्डवेयर के लिए ग्रांट है और आप सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन देंगे तो पिच कर रहे हो, तो वो नहीं देने वाले। दूसरा क्या है कि उनके एजेंडा में ही नहीं है वो। एग्जैक्टली। दूसरा क्या है कि
वो सब एजेंसी इंस्टीट्यूशन दे आर गेटिंग 200-500 एप्लीकेशन फॉर ग्रांट्स। अभी Oh. सबको वो इंडिविजुअल तो नहीं बोल सकते ना कि भाई आपका क्यों सिलेक्ट नहीं हुए। तो तीसरा थिंग अगेन हमारे साथ भी हुआ कि एक बार नहीं मिलने की वजह से दे क्विट, मतलब कि आप उस ग्रांट में Give अप्लाई up. नहीं करे। प्लीज रीअप्लाई अगेन, टॉक विद द पीपल। फॉर एग्जाम्पल इंक्यूबेशन सेंटर्स वाले ऑलवेज एक्सेसिबल होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में जाओ, उनको सिर्फ इतना ही पूछना है कि भाई आपका जो ग्रांट है वो का थीसिस क्या है, सिंपल, कि उसके अराउंड आपका एप्लीकेशन बनाओ जी, कि जी. अगर सिंपल है कि हेल्थ केयर सॉल्यूशन है, इम्पैक्ट भी है, हार्डवेयर एंगल भी है, बट स्टिल मैं जिसके ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो सिमिलर स्टोरी नहीं होगा। इम्पैक्ट ओरिएंटेड के लिए आई विल टॉक अबाउट कि इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में। हार्डवेयर के लिए कि हार्डवेयर का कितना खर्चा आ रहा है R&D में। हेल्थ केयर के लिए कि हाउ इट कैन इम्प्रूव द पेशेंट्स आउटकम। तो दैट इज अ क्रिटिकल पोर्शन। तो दैट समथिंग लोग मिस कर रहे हैं। और कि सिंपल है कि बात कर रहा हो। दूसरा ये भी है कि लिंक्डइन में जो भी फाउंडर्स जिसने ऑलरेडी ये ग्रांट, सभी इंक्यूबेशन का पोर्टफोलियो होगा कि ग्रांट किसको मिला है, उनसे सिर्फ बात कर लो कि भाई मेरा आइडिया है, आपको लगता है कि ये ग्रांट के लिए फिट है या नहीं है। करेक्ट. अगर नहीं है तो दूसरी जगह अप्लाई करो। तो सपोर्ट इज अवेलेबल। एंड सो अगर मेरा ग्रांट का बात करूं तो वी गॉट अ स्टूडेंट का ग्रांट। सबसे पहला वो 2 लाख का था। नाउ अभी सबका वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीवन डू इज कि सबको लगता है 2 लाख में क्या हो सकता है। नाउ बट व्हेन आई सी रेडिसन स्टार्टेड फ्रॉम 2 लाख रुपीस, लाइक 2 लाख का ग्रांट 2 लाख रुपए तो आपका सीड हो गया, एंजल बोलो जो बोलो। वो ग्रांट, तो बेस्ट पार्ट इज कि यू जस्ट हैव टू यूज इट, दैट्स व्हाई दे गिव यू द ग्रांट। करेक्ट. तो वो 2 लाख की वजह से हमें कॉन्फिडेंस है कि अच्छा कुछ बना सकते हैं। तो कुछ तो बनाया हमने एक्रिलिक का, मतलब इट वाज नॉट वर्किंग बट कुछ तो बनाया। दैट हेल्प अस टू गेट टू अनदर 10 लाख रुपीस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है टाइड का। सो नाउ वी आर सपोर्टेड बाय CI IIM अहमदाबाद एज वेल। तो हमको वहाँ पे ग्रांट मिला टाइड 2.0 7 लाख का। तो सेम थिंग, वो डेमो को प्रोटोटाइप तक ले जाओ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का SISF मिला कि अच्छा 10 लाख की अभी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको फिनिश करो, फाइन ट्यून करो। उसके बाद एडिशनल ग्रांट मिले कि भी आपका ऑलरेडी फाइन ट्यून हुआ है, नाउ गेटिंग इनटू द मार्केट। सो यही है कि व्हेन यू स्टार्ट, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, इट विल लीड्स टू मल्टीपल अदर ग्रांट्स। अभी आप डायरेक्टली 50 लाख के ग्रांट में अप्लाई करोगे जहाँ पे मैंडेट, मतलब they won't tell you कि idea cannot apply, but still it is always great कि आप कुछ तो दिखाओ, किसी ने आपको पहले वैलिडेट किया हो, और ज्यूरी को आप दिखा तो सकते हो ना कि they will have confidence कि अच्छा 50 लाख दे रहे हैं इसको तो वो बना सकता है। तो उसके लिए इस इम्पोर्टेंट कि स्टार्ट विथ एवरीवेयर यू गेट अ स्मॉलेस्ट अमाउंट। दूसरा ये है कि for anybody networking is very important. I know. And people do networking in a bigger level, but of course the ground level पे networking is important. Incubation क्या कर रहा है, उनसे मिलो, बात करो क्या हो, बिकॉज इंक्यूबेशन का भी सिंपल है कि उनको जो पैसा मिलता है उनको देना ही है। उनको खुद का घर पे रखना है। उनको खुद का, अगर वो नहीं यूज करेंगे तो गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम कम देगी, पैसे नहीं देगी। तो एवरीवन वांट्स टू गिव ओनली, बट यही है कि लोगों को बात नहीं करना। तो आई थिंक आप जो बताएं उसको अगर मोटा मोटा समराइज भी करूँ ना मैं कुछ, तो पहला तो है कि रिसर्च, राइट, कि जरूरी नहीं कि हर ग्रांट आपके लिए है। आपको अपना सेक्टर समझना है, आप इम्पैक्ट लेवल पे हो, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। दूसरा आपने बोला कि बात करना जरूरी है, और बात दोनों लेवल पे करना जरूरी है। इंक्यूबेशन सेंटर से जाके बात करो, और या तो फिर उनका पोर्टफोलियो पढ़ो कि वहां से कौन से फाउंडर्स को आज तक पैसा मिला है, चलिए वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, कोई अमाउंट छोटा नहीं होता। शुरू करो, और एटलीस्ट अगर आपको 2 लाख रुपए की भी मिलती है तो एटलीस्ट आपको एक स्टेपिंग स्टोन मिल रहा है कि चलो यहाँ से शुरू करो, फिर अगली बार शायद 10 लाख की या 12 लाख की ग्रांट मिलेगी। और ग्रांट मिलती है, आप मेरे सामने जीता जागता एग्जाम्पल हो। सो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, बट रफली अराउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सीड सपोर्ट का जो है, जी, लाइक आई गेस 500 or 1000 crore they want to deploy in across different startups. Now so recently I met one of the incubation के previous head को, तो उन्होंने बोला कि वो इन्वॉल्व थे पॉलिसी मेकिंग वगैरह में कि गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट 2400 स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया फॉर डिफरेंट ग्रांट। नाउ व्हेनेवर यू स्टार्टिंग समथिंग, एटलीस्ट इतना का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम 2400 में आ सकते हैं। तो यही है कि गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, कि सपोर्ट करना है, बट रिसर्च करो, बात करो, अप्लाई करो, और एक बार रिजेक्शन आए ना तो समझोगे क्यों आया। लाइक ऐसा मत लो कि वो विशफुल थिंकिंग होता है ना कि हमारा आइडिया बेस्ट है और सबको समझ आ जाएगा। फॉर एक सिंपल है कि मुझे खुद को पता है कि मेडिकेशन एरर क्या है। अगर मैं ऐसा लिखता रहूंगा कि अच्छा मेडिकेशन अडहेरेंस इज वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम, एग्जांपल,
लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको पता ही नहीं कि एडहेरेंस वर्ड Adherence क्या क्या है, होता है, तो करेक्ट। वो समझ में आना चाहिए कि अच्छा कैसे पिच करना है, क्या लिखना है. दे विल जज यू इन 3 सेंटेंस, आप जो राइट करते हो तो वो तो अच्छे होने चाहिए ना, एग्जैक्टली। तो दैट इज तो लोग उतनी उतनी भी मेहनत नहीं मेहनत नहीं करते, करते. लोगों को पका पकाया चाहिए। ट्रू. नाइस। कुछ पूरी जो जर्नी रही अभी तक में, अगर मैं आपको हाई लेवल पे पूछूं कि व्हाट हैज बीन द मेजर लर्निंग्स, जो आपको लगता है कि यार ये 2-3 चीज़ें थोड़ी और बेहतर करी होती तो शायद और चीज़ें मतलब, एंड दिस इज़ ये सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सारे फाउंडर्स जो या तो मेडिकल में या स्टार्टअप में इनिशियल डेज में टियर 2 से बना रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट है मतलब वाणी विद अडवाणी, उसमें हम वही ट्राई कर रहे हैं ना कि टियर 2 शहर हो गए सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, जयपुर, आने वाले स्टार्टअप यहीं से आने वाले हैं और हम सब एक ही कल्चर एक ही वैल्यूज से बड़े हुए हैं, तो हम वो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपकी वो कौन सी लर्निंग्स थी जो हम फाउंडर्स को समझनी चाहिए इनिशियल डेज में, जिससे कि थोड़ा स्टार्ट बेहतर हो सके? इनिशियल टीम फैक्टर कि ऑफ कोर्स इनिशियली क्या होता है कि यू हैव योर फ्रेंड्स, मतलब मेरे जो स्टार्ट करे विदाउट प्रायर जी। एक्सपीरियंस कि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस जस्ट 1 ईयर का था, 1.5 ईयर, तो मतलब वो भी जी। इलेक्ट्रिकल फील्ड से था, नॉट अ हेल्थ केयर साइड. जी जी जी। तो इरिलेवेंट था. लेकिन फिर भी क्या होता है कि सभी फाउंडिंग टीम वाज लाइक दैट कि नॉट दैट एक्सपर्टाइज नहीं था. ऑफ कोर्स वी हैव ग्रेट पूल ऑफ मेंटर एंड एडवाइजर, बट दे विल देयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, बट अल्टीमेटली वी आर द वन हु हैव एग्जीक्यूट टू तो आपको ही करना है। execute it. So one thing I learned is कि very late is कि what is the strategy and what is action plan. So हाँ just to give you an example कि for example मैंने प्लान किया कि नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है जी। और इसमें ये करना है, तो दैट इज एक्शन प्लान, इट्स नॉट अ स्ट्रेटजी. हाँ स्ट्रेटजी वुड बी कि क्यों करना है, कैसे करना है, हाँ, लाइक एवरीथिंग ऑन पेपर कि दिस इज हाउ द कंपनी आपका शुड. वाई और हाउ सब कुछ, वाई हाउ व्हेन, स्ट्रांग. सिर्फ व्हाट नहीं होता स्ट्रेटजी में। एग्जैक्टली. तो दैट इज समथिंग कि मुझे करना है. अगेन द फाउंडिंग टीम हैज टू बी सुपर स्ट्रांग. यू हैव टू टेक अ वेरी क्विक डिसीजन कि जमेगा या नहीं जमेगा, ओके, हाँ एग्जीक्यूशन के हिसाब से. तो दैट इज दैट लर्निंग. एंड द लास्ट वन इज कि इफ यू आर इनटू अ डोमेन ऑफ कैटेगरी क्रिएशन यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. कि सबको वो ऐसा है कि सबको पता है कि नीड है, बट कैटेगरी क्रिएशन इज गोना बी वेरी टफ, डिफिकल्ट टास्क. So that is कि अगर if you're going into category creation company, have a lot of patience, like lot of patience. Don't try to think कि you know everything and people will fall your lead कि लोग, यार हाँ। ऐसा नहीं होगा. It's a very tough आई थिंक task. कैटेगरी क्रिएशन के बारे में तो जितना मैंने भी पढ़ा और सुना है कि इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट, कि लोगों को अभी उस बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, और पता है तो अनदेखा कर रखा है देखा. उन्होंने। तो so तो any startup founder अगर कैटेगरी क्रिएशन में हो आप, तो पहले से मान के चलो कि you need patience कि टाइम लगेगा। टाइम लगेगा. And the last but not the least would be कि startup journey is all about failures. So I think it's just a failure journey in a way that you will get a moment of success. Otherwise, you will keep failing in your different Failing. strategies and outcome. So you should take every result positive way. So for example, again the grant का application किया नहीं हुआ, it's okay. Try something new. Product fail हो गया, it's okay. Try something new. करेक्ट। So एक rigorous passion होना चाहिए. You to keep having it, irrespective of the outcome of the thing you are doing. So everyone should be prepared for being failed in a fundamental level, अर्ली स्टेज। early stage. नो नहीं, अभी दैट वाज वेरी इंसाइटफुल कुछ, कि यू शेयर्ड योर फेलियर्स, यू शेयर्ड योर लर्निंग्स, कि जितनी आपने आपके अभी तक की जर्नी में हुई है। सो विद दैट कुछ मतलब वी कंक्लूड अवर डिस्कशन। और सही में मतलब आज आई थिंक आज के डिस्कशन के बाद मुझे समझ में आ गया कि हमको दवाइयाँ मिस नहीं करनी है। और इसमें अगर कोई मिस कर रहा है तो मैं उसको बहुत सारा ज्ञान देने वाला हूँ कि भाई दवाइयाँ क्यों नहीं मिस करनी है। और अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो मैं उनको रेफर भी करूंगा कि अगर आप नहीं याद रख पा रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको हेल्प करेगा। कुछ थैंक यू सो मच। इतने डीप इंसाइट्स, मेडिकल फील्ड थोड़ा सा दूर हो जाता है हम लोगों के लिए, और हम लोगों के ना एटलीस्ट इंडियन माइंडसेट में नहीं, आई थिंक ये नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट है। हम तब तक किसी चीज़ पे जाके रिसर्च नहीं करते जब तक हमारे खुद के घर में कोई अनहोनी नहीं हो जाती। और आई थिंक आपने जो बात बताई ना, उससे ये कर सकते कि उस अनहोनी तक नहीं पहुंचना है अपने को, Right. उसको दूर करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच कुश। मैं आपको, आपकी पूरी रेडिसन मेडिसोल्ट की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Thank you very लॉट ऑफ much. गुड विशेस कि आप लोग जो करना चाहते हो करो, आप सक्सेसफुल बनो। और जो ये एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना,
कि यार लोगों के घर में अगर बीमारी आ चुकी है तो वो बढ़े ना बस अब। आई थिंक दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आई थिंक इस डिस्कशन के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिए कि हम इस डिस्कशन को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और उनको ये समझ में आ जाए। राइट। जी, थैंक यू सो मच कुश, एंड इट वाज Thank- ग्रेट हैविंग यू, एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा, कि ये पूरा आपको लग रहा होगा कि नौसिखियों को समझा रहा हूँ सब कुछ। नो एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर जी। बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कि सभी फाउंडर्स को, सो नॉर्मली क्या होता है कि पीपल टॉक अबाउट देयर जर्नी, राइट? प्रॉब्लम इज समथिंग और द इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिटिकल उसके अराउंड इट। अवेयरनेस। तो जब भी होता है इट्स रियली ग्रेट कन्वर्सेशन की बात करना इन डिटेल्स, बिकॉज दैट इज समथिंग हमें करना ही है कि 100%। अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड। जी, Yeah, थैंक यू सो मच कुश, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। वापस जल्दी मिलेंगे अपन। For sure. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा उसको फटाफट कमेंट्स में डाल दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट टेम्पर यूनिसिंग एंजल्स की तरफ से। आप सबसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हम इस पॉडकास्ट को क्यों कर रहे हैं, ताकि टियर 2 में बसे इन फाउंडर्स की कहानियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और उनको इंस्पायर कर सके। अगर आपको भी लगता है कि कोई इस कहानी को सुन के इंस्पायर हो सकता है, कुछ नया बना सकता है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिएगा उसके साथ। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और भी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी।